गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल आप लोगों ने पृष्ठ रसायन के अंतर्गत उत्प्रेरण टॉपिक में एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या है, कि क्या क्रियाविधि है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, कि क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कल आप लोगों ने पढ़ा। अब पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही आज के लेक्चर में कोलाइडी अवस्था पढ़ेंगे आप लोग। तो आइए कोलाइडी अवस्था से क्या समझते हैं। से पहले द मीनिंग ऑफ कोलाइड्स। ग्रीक में कोला शब्द से कोलाइड, कोला का अर्थ ग्लू यानी गोंद जैसे पदार्थ, वाइड्स माने लाइक यानी समान, कोलाइड्स का अर्थ हुआ गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ। इसी क्रम में वैज्ञानिक थॉमस ग्रैहम ने पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया। थॉमस की धारणा यानी प्राचीन धारणा के अनुसार थॉमस ग्रैहम ने पदार्थों के विलयनों की चर्मपत्र झिल्ली से विस्तृत होने की क्षमता के आधार पर मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया। यानी नेचर में जो भी सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, उन सभी के जल में विलयन बनाए और एक एक करके सभी को चर्मपत्र झिल्ली का मतलब पार्चमेंट पेपर, एनिमल बॉडी की जो मेम्ब्रेन होती है, पारगम्य झिल्ली, से हर विलयन को फिल्टर किया। उस आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया। तो आइए सबसे पहले जिन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं क्रिस्टलॉफ कहलाते हैं। जैसे चीनी का विलयन, यूरिया का विलयन, नमक का विलयन। इन पदार्थों को जल में घोलने पर इनके विलयन को जब एनिमल मेम्ब्रेन यानी चर्मपत्र झिल्ली से फिल्टर किया जाता है तो ये शीघ्रता से छन जाते हैं। अतः थॉमस ग्रैहम के अनुसार ये पदार्थ क्रिस्टलॉफ के अंतर्गत रखे गए। इसी क्रम में जिन पदार्थों के विलयन चर्मपत्र झिल्ली से विस्तृत नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं कोलाइड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, सेलुलोज और तमाम सारे ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, गोंद जैसे पदार्थ के विलयन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर चर्मपत्र झिल्ली से विसरण के आधार पर ये पदार्थ दो तरह के पाए गए। किंतु आगे वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड और उनके सहयोगियों ने इस धारणा को ओवररूल किया, अमान्य किया और एक आधुनिक मत प्रस्तुत किया। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रायोगिक उदाहरण भी दिए, जैसे सल्फर का जलीय विलयन कोलाइड अवस्था में तथा एल्कोहल में बना विलयन क्रिस्टलॉफ की तरह
व्यवहार प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी पदार्थ वो दोनों स्थितियों में हो सकता है। वो क्रिस्टलाभ के रूप में भी हो सकता है और कोलाइड्स के रूप में भी हो सकता है। ये बात निर्भर करती है कि विलायक की प्रकृति क्या है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि सल्फर को पानी में घोलने पर वो कोलाइडी अवस्था ग्रहण करता है, जबकि एल्कोहल में घोलने पर वो क्रिस्टलाभ की अवस्था ग्रहण करता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने एक मत प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक धारणा के नाम पर जाना गया। तो आइए, आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो यहां पर पदार्थ, विलेय पदार्थ के कणों के आकार का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए इसको ध्यान से देखें और समझें, इसे नोट भी करेंगे। तो किसी विलायक में वितरित पदार्थ के कणों का आकार, पदार्थ का अर्थ यहाँ पर क्रिस्टलाभ या कोलाइड से है। कोई भी पदार्थ यानी विलेय पदार्थ से है तो यदि उसके कणों का आकार लगभग 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 7 सेंटीमीटर होता है, या एंगस्ट्रॉम यूनिट में 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 1 मिली माइक्रोन से कम होता है, या 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो वो विलियन, वास्तविक विलियन कहलाता है, अर्थात ट्रू सॉल्यूशन अवस्था आती है वो। तो यहां पर विलेय पदार्थ के कणों का आकार यदि ये विभिन्न यूनिट्स में जो दिया गया है इस पैमाने पर है तो वो विलियन, वास्तविक विलियन कहलाएगा। इसी क्रम में आगे आप लोग देखें, यदि विलेय के यानी वितरित पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 5 सेंटीमीटर के रेंज में, या 10 की घात या 10 एंगस्ट्रॉम से 10 की घात 3 एंगस्ट्रॉम यानी 1000 एंगस्ट्रॉम, या 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन, या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, तो ऐसे पदार्थ का विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। अर्थात इस अवस्था में इस आकार के कणों की अवस्था, इस आकार के कणों की अवस्था कोलाइडी अवस्था कहलाती है। तो ध्यान रखिए, कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, मिली माइक्रोन में क्या होता है और नैनोमीटर में क्या होता है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में एक तीसरी अवस्था आती है विलयन की, जब विलेय के यानी वितरित पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात ऋण 5 से 10 की घात ऋण 3 सेंटीमीटर के रेंज में, या 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, या 100 मिली माइक्रोन से अधिक, या 100 नैनोमीटर से अधिक। अधिक के अर्थ यहां बड़ा आकार से है। तो ऐसे विलयन की अवस्था निलंबन अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से आधुनिक धारणा के आधार पर यानी ओस्टवाल्ड के मतानुसार विलयन की प्रमुख 3 अवस्थाएं बताई गईं, और ये तीनों अवस्थाएं विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती हैं, जिनका विभिन्न इकाइयों में आपने वो मान पढ़े। तो कभी कभी कोलाइडी विलयन के कणों का आकार अलग अलग इकाई में पूछ लेते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन का वर्गीकरण।
इसी क्रम में आगे कोलाइडी निकाय विषमांग प्रकृति का होता है। इसमें दो प्रवस्थाएं होती हैं, यानी फेज 2 सिस्टम होता है। ये कोलाइडी कण पहली प्रवस्था है, कोलाइडी कण, और कोलाइडी कणों को प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में जाना जाता है। और दूसरा माध्यम यानी विलायक होता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम के रूप में जाना जाता है। कोलाइडी कण यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था का अर्थ यहां पर विलय से है, और परिक्षेपण माध्यम का अर्थ यहां पर विलायक से है। ये प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम विशेषकर कोलाइडी अवस्था में ही प्रयोग किए गए हैं, तो ये ध्यान रखें। इसी क्रम में कोलाइडी विलयन अर्थात कोलाइडी निकाय के प्रकार दिए गए हैं। कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो ध्यान दें आप नीचे। कोलाइडी निकाय यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। सॉलिड टू सॉलिड, ये सॉलिड डिस्पर्सन फेज यानी यहां पर डिस्पर्स्ड फेज प्रक्षिप्त प्रवस्था, और डीएम का मतलब है डिस्पर्सन मीडियम परिक्षेपण माध्यम। सॉलिड सॉलिड नेम ऑफ सिस्टम सॉलिड सॉल, इसके अंतर्गत है उदाहरण के रूप में रूबी ग्लास, जेम्स, यानी ये जो विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं। इसी क्रम में सॉलिड लिक्विड सिस्टम को सॉल कहा जाता है, यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था जब ठोस हो और माध्यम द्रव हो तो ऐसे तंत्र को सॉल कहते हैं। धातुओं के सॉल यानी गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल। इसी क्रम में सॉलिड गैस सिस्टम एरोसॉल, प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी विलय ठोस हो और विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो ऐसे सिस्टम, ऐसे तंत्र को एरोसॉल कहते हैं। इसके उदाहरण स्मोक है, डस्ट है। इसी क्रम में लिक्विड टू सॉलिड, अब यहां पर लिक्विड परिक्षिप्त प्रवस्था है यानी कम मात्रा में है और माध्यम ठोस है, ऐसे सिस्टम को झेल कहा गया। इसके अंतर्गत कर्ड यानी दही, जैम, जेली, ये तमाम रेडीमेड फूड्स आते हैं। इसी क्रम में लिक्विड टू लिक्विड सिस्टम, जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो ऐसे कोलाइडल सिस्टम को इमल्सन यानी पायस कहा जाता है। इसके अंतर्गत दूध और क्रीम यानी मलाई आता है। इसी क्रम में लिक्विड गैस सिस्टम, प्रक्षिप्त प्रवस्था लिक्विड हो और माध्यम गैस हो, ऐसे सिस्टम्स लिक्विड एरोसॉल कहलाते हैं। क्लाउड यानी वर्षा के बादल, फॉग यानी कोहरा, मिस्ट यानी धुंध, जाड़े की दिनों में जो धुंध कोहरा है, ये सभी लिक्विड एरोसॉल के एग्जाम्पल होते हैं। इसी क्रम में गैस सॉलिड, जब प्रक्षिप्त प्रवस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम सॉलिड हो, ऐसे तंत्र को सॉलिड फोम कहा जाता है। प्यूमिस स्टोन यानी झावा पत्थर आता है, विशेष प्रकार के पोरस स्टोन्स आते हैं। इसी क्रम में अर्थ एंड लॉस सिस्टम है, गैस लिक्विड, इसे फोम सिस्टम कहा जाता है। फ्रॉथ्स ऑफ एयर्स लाइक शेविंग क्रीम, सोप विद बटर, ये सभी। इस तरह से आपने 8 तरह के कोलाइडी तंत्र पढ़े, जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की क्या क्या भौतिक अवस्थाएं हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी क्रम में आइए, गैस और गैस का जो सिस्टम होता है वो होमोजीनियस होता है, जबकि ऑल कोलाइडी सिस्टम्स ये सभी हेट्रोजीनियस होते हैं। अब इसी क्रम में नीचे ध्यान दें, सम स्पेशल टर्म्स, बहु आणविक कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं के संगुणन एग्रीगेशन से बने पुंज होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, गोल्ड सॉल। तो ये जो कृत्रिम रूप से सॉल बनाए जाते हैं ये बहुआण्विक कोलाइड्स कहलाते हैं। तो जब छोटे छोटे कोलाइडी अवस्था से छोटे आकार के कण मिलकर जब कोलाइडी कण की अवस्था प्राप्त करते हैं तो बहुआण्विक कोलाइड्स कहलाते हैं। इसी क्रम में बृहत आणविक कोलाइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये कण स्वयं में बृहत अणु होते हैं,
इनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। इनके अणुभार बहुत उच्च होते हैं, जैसे जेलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च। ये वास्तव में नेचुरल कोलाइड्स होते हैं, ये इनको बनाना नहीं होता है, ये स्वतः बने होते हैं। इसी क्रम में तीसरे प्रकार के कोलाइड्स हैं सहचारी अर्थात संगुणित कोलाइड्स, एसोसिएटेड। कुछ पदार्थ विलायक में स्वतः ही संगुणित होकर कोलाइडी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। जैसे साबुन और अपमार्जक के छोटे छोटे जलीय विलयन में संगुणित होकर कोलाइडी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर साबुन और अपमार्जक के कोलाइड्स संगुणित कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ साबुन के संबंध में एक विशेष दिया भी गया है। साबुन के कोलाइड से क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप से अधिक पर प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये आपने पढ़ा परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी तंत्र के प्रकार और कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जहां भी जैसी भी स्थिति में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है, आगे का कल डिस्कस करेंगे।